मेलोनिक एस्टर के सिंथेटिक एप्लीकेशन में हम मेलोनिक एसिड और मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव नंबर 1 पे पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं। नंबर 3 पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं। नंबर 4 पे पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे है 5वां अनसैचुरेटेड एसिड का सिंथेसिस, संश्लेषण, वही नोमेनेजल रिएक्शन। ये EAA के जैसा ही है। जैसे EAA कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कंडेंसन रिएक्शंस और हाइड्रोलाइसिस के बाद अनसैचुरेटेड एसिड क्रोटोनिक एसिड बना रहा था, उसी सेम तरीके से यहाँ भी आपके नोमेनेजल रिएक्शंस के द्वारा क्रोटोनिक एसिड बन जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, pyridine की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मेलोनिक एस्टर के कंडेंसेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस एंड हीट करने पर अनसैचुरेटेड एसिड बन जाते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराई मेलोनिक एस्टर की -H2O के कंडेंसेशन के बाद ये आपके कंपाउंड, यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराई 2 COOH एक ही कार्बन पे, इसलिए हीट करते ही इजीली CO2 रिमूव होके क्रोटोनिक एसिड बन जाएगा। अब नंबर अगला है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये EAA में नहीं था, यहीं पे बनता है। नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ कंडेंसेशन रिएक्शंस कराने के बाद ऑक्सीमीनो डेरिवेटिव बनता है। इसका रिडक्शन हम जिंक एसिटिक एसिड से करा के फिर हाइड्रोलाइसिस करा के गर्म करें तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन बन जाता है। HNO2 को इस रूप में लिख रखा है, वो HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस ये मेलोनिक एस्टर एक्टिव हाइड्रोजन -H2O, ये आपके बन गया ऑक्सीमीनो डेरिवेटिव। अब ये एंड बॉन्ड C रिडक्शन कराया तो ये NH और CH, ये OH वाला भी हुआ रिड्यूस -H2O और इस OH की जगह H, यानी NH2CH COO C2H5 वोल्टवाइज। यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराई बॉइलिंग बेस के साथ तो ये आपके मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव। यहाँ हीट करा -CO2O के बन गया ग्लाइसिन। ये भी अलग रिएक्शन है आपके एसिटो एसिटिक एस्टर के कंपैरिजन में। नंबर अगला है माइकल कंडेंसेशन। जो आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके साथ माइकल कंडेंसेशन रिएक्शन होके कई एसिड्स की सिंथेसिस मेलोनिक एस्टर से होती है। नंबर ए सिंथेसिस ऑफ ग्लूटेरिक एसिड। यहाँ आपके ये मेलोनिक एस्टर के एक H और ये आपका एथिल एक्रिलेट, ये आपके अल्फा होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड में इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये जुड़ के आपके CH COOC2H5 और नीचे CH2 CH2 हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एस्टर ग्रुप ऊपर वाले दोनों हाइड्रोलाइज होकर COOH में, नीचे वाला भी COOH में। ऊपर एक ही कार्बन पे 2 COOH, यानी गर्म करते ही -CO2 होके ये आपके बन जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। वहाँ भी पहले भी हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूटेरिक एसिड बना चुके हैं, ये और दूसरा मेथड है, इसमें बन जाता है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ ग्लूटेमिक एसिड। ग्लूटेमिक एसिड से कराने के लिए वही वहाँ तक जहाँ अपन ने ग्लाइसिन बनाया था, ग्लाइसिन में अमीनो बनाया था, वहाँ तक सेम है। यानी HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो HON डबल बॉन्ड बन जाएगा, रिडक्शन करा देंगे जिंक एसिटिक एसिड से
तो NH2CH ये बन जाएगा। अब यहाँ ये हम कराएंगे रिएक्शन एथिल एक्रिलेट के साथ। तो इसी तरह से जिस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होके ये बनेगा। अब यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ 2 COOH, यहाँ 1 COOH, एक ही कार्बन पे 2 COOH, यानी हीट करते ही निकल जाएगा, केवल 1 COOH बचेगा, यहाँ COOH बनेगा और ये बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड। अगला हमारा है सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और वो उसका नाम है बारब्यूटरिक एसिड और मेलोनिल यूरिया। यहाँ आप यूरिया के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कराएं तो आपके ये बारब्यूटरिक एसिड या मेलोनिल यूरिया बन जाता है। ये मेलोनिक एस्टर, ये NH2CO NH2, ये आपके C2H5OH ऊपर से, C2H5OH नीचे, तो 6 मेंबर्ड कंपाउंड हेट्रोसाइकिल कंपाउंड बारब्यूटरिक एसिड या मेलोनिल यूरिया बन जाता है। नंबर लास्ट है सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपके EAA में भी है साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन, यहाँ भी साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन है। EAA में तो एसिड डेरिवेटिव बनते थे, यहाँ आपके साइक्लोएल्केन ही बन जाते हैं। इसके मेलोनिक एस्टर की डाइसोडियम साल्ट की रिएक्शन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के साथ कराने पे साइक्लाइजेशन हो जाता है। फिर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये डाइकार्बोक्सिलिक, एक ही कार्बन पे 2 COOH है, इसलिए हीट करते ही आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। अब इसमें इस COOH को भी डिकार्बोक्सिलेशन कर दें सोडा लाइम के साथ तो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो आपके ये मेलोनिक एस्टर के सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। अब आपके अगला कंपाउंड आएगा थर्ड 1,3-डाइथाइन। ये भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं 1,3-डाइथाइन के जो आपके 1,3-प्रोपेन डाइथायोल है, इसकी रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से कराएं तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर ये बन जाता है 1,3-डाइथाइन। जिस तरह से एसिटोएस्टिक एस्टर मेलोनिक एस्टर में CH2 मैथिलीन समूह 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले ग्रुप के बीच में था, यहाँ भी S एटम के बीच में है। तो ये दोनों H कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू एसिटोएस्टिक एस्टर मेलोनिक एस्टर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये लेस एसिडिक हैं। इन लेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड से भी स्ट्रॉन्ग बेस, यह हम जनरली नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम का यूज करते हैं। विलायक होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, तो ये H रिप्लेस होके लिथियम साल्ट बन जाता है। इसमें सक्रिय मैथिलीन समूह होता है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव S एटम्स के बीच में है, लेकिन S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जिसके कारण यह स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मल लिथियम से हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में फ्री हो पाते हैं और जो बना हुआ कार्बन एनायन है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बड़े आकार के सल्फर एटम्स और इसके वेकेंट d ऑर्बिटल्स के द्वारा इसका स्टेबलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। 1,3-डाइथाइन का एल्कलीकरण, एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन, इसके जो मोनो एंड डाई लिथियम साल्ट हैं उनकी रिएक्शन यदि हम एल्किल हैलाइड से कराएं तो मोनो और डाई एल्किल डेरिवेटिव बन जाते हैं। ये आपके 1,3-डाइथाइन, ये दोनों हाइड्रोजन एटम एसिडिक नेचर के, लेकिन ये लेस एसिडिक हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस
नॉर्मल ब्यूटिलिथियम सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में H रिप्लेस होके ब्यूटेन निकलने के बाद बन जाता है मोनोसाल्ट, मोनोलिथियम। इस मोनोलिथियम की रिएक्शन यदि RX से करा दें तो ये मोनो एल्किल, ये एक H रिमेनिंग है, इसकी अगेन हम रिएक्शन करा दें नॉर्मल ब्यूटिलिथियम से तो आपके ये डाई लिथियम साल्ट, और इस डाई लिथियम साल्ट की रिएक्शन हम RX से करा दें तो आपके डाई एल्किल डेरिवेटिव। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, जो आपके डाई एल्किल बना है उसको मेथेनॉल में या एसीटोनाइट्राइल में मर्क्यूरी क्लोराइड के द्वारा हाइड्रोलाइज करने पर प्रोपेन 1,3 डाइथाइन एंड कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। जैसे आपके ये इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो ये यहाँ से ब्रेक होके 1,3 डाइथाइन बन गया और ये फॉर्मल्डिहाइड। यदि H की जगह इसका मेथिल डेरिवेटिव है, मेथिल डेरिवेटिव की हाइड्रोलाइसिस कराएं तो क्या बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से इसका मेन यूज कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में किया जाता है। पहले तो ये बनते भी फॉर्मल्डिहाइड से हैं डाइथाइन, और फॉर्मल्डिहाइड्स के बाद यदि हमें अदर एल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ 1,3 डाइथाइन इजीली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड का हायर एल्डिहाइड तथा कीटोन में कन्वर्जन 1,3 डाइथाइन की हेल्प से इजीली हो जाता है। ये फॉर्मल्डिहाइड से 1,3 डाइथाइन 1,3 प्रोपेन की रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा थाइन। यदि हम नॉर्मल ब्यूटालिथियम से रिएक्शन करा के मोनोलिथियम कंपाउंड बनाएं और फिर रिएक्शन करा दें आइसोप्रोपिल आयोडाइड से तो आइसोप्रोपिल डेरिवेटिव बन गया, और फिर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करा दें और अगेन हमने क्या करा, लिथियम साल्ट बनाया, फिर हम ले आए ये आइसोप्रोपिल ग्रुप, और यहाँ यदि हम ये हाइड्रोलाइसिस मेथेनॉल और मर्क्यूरी क्लोराइड से कराएं तो बन गया आपके ये कीटोन। अब इसमें एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिवर्स पोलरिटी और अम्पोलन। जो फॉर्मल्डिहाइड है उस फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि ये पार्शियल नेगेटिव एंड ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। लेकिन जब ये बन जाता है इसका लिथियम साल्ट, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो फिर ये इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, आ जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव से अपोजिट नेगेटिव, यानी रिवर्सल पोलरिटी। इसी को हम कहते हैं अम्पोलन। फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि 1,3 डाइथाइन के लिथियम साल्ट में अपोजिट पोलरिटी दैट इज नेगेटिव हो जाता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स पोलरिटी और अम्पोलंग कहते हैं।